नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नदी में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से 2 शव निकाल लिए गए हैं। 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 2 शव मिल गए हैं गोताखोरों को, तो वहीं अभी एक शव की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है और एक शव को तलाशने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 शख्स थे जो कि डूब गए और उसके बाद 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी एक शव को ढूंढने में गोताखोर लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम का कहना है कि जल्द से जल्द एक और शख्स के शव को ढूंढ लिया जाएगा। नदी में नहाने के लिए गए थे ये तीनों ही शख्स, लेकिन बताया जा रहा है कि ज़्यादा गहराई की तरफ बढ़ गए नदी में और डूब गए तीनों, और जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। तीनों की ही मौत बताई जा रही है। इस हादसे में लगभग 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने 2 शवों को बरामद कर लिया है और अभी एक शव की तलाश जारी है। टीम का कहना है कि जल्द ही कोशिश की जा रही है कि तीसरा शव भी मिल जाए। लेकिन ये दर्दनाक हादसा, जहां नदी में नहाने के लिए ये तीनों शख्स गए हुए थे और नहाते नहाते आगे की ओर बढ़ गए और कब नदी की गहराई की तरफ चले गए इन्हें पता ही नहीं चला और तीनों की ही डूबने से मौत हो गई है। संदीप कुमार बांदा से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। संदीप, अभी क्या अपडेट है? 2 शव तो देखिए मिल गए हैं, एनडीआरएफ की टीम अब क्या कह रही है? एक और शव को ढूंढने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जिस तरह से 20 घंटे बीत चुके हैं, लगभग घटना के 12 घंटे बाद जो स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची थी और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार और गोताखोरों के द्वारा वहां पर लगातार नदी में पूरे बच्चों की तलाश की जा रही है, जिसमें 2 को तो बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद तलाश कर लिया गया है, लेकिन एक बच्चा जो है अभी भी लापता है, लेकिन उसकी तलाश बराबर पुलिस के द्वारा की जा रही है। संदीप, जो 2 शव बरामद हुए हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? कौन थे ये लोग, कहाँ के रहने वाले थे? इनके परिजनों को क्या सूचना दे दी गई है? जी, उनके परिजनों को पूरी सूचना मिल चुकी थी। उसके बाद ही जैसे ही उनके परिजनों को सूचना मिली, परिजनों के द्वारा ही ग्रामीणों को सूचना दी गई। उसके बाद स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई थी। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। और अगर बात करें, देखिए, जितने भी लोग बच्चे थे ये सब गौसीपुर गांव के रहने वाले थे, जो चिल्ला थाना क्षेत्र में पड़ता है जी। ये नहाने के लिए गए हुए थे, उसके बाद से ये वहां पर डूब गए थे जी। तो संदीप, कोई वजह बताई जा रही है? उनके परिजन क्या कह रहे हैं? कब ये लोग गए थे नदी पर नहाने के लिए और कैसे ये हादसा हो गया? कोई जानकारी मिली अभी तक? जी, ये लोग कल शाम को ये लोग नहाने के लिए यहाँ गांव के पास जो नदी है वहां पर गए हुए थे। उसके बाद से उनका एकदम लापता हो गए। देर रात में उनके परिजनों ने उन बच्चों की तलाश भी शुरू की थी, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उनकी तलाश नहीं कर पाए थे। इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले को ज्यादा संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन उसके बाद 12 घंटे के बाद जब पुलिस इस पूरी हरकत में आई, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। जी संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक शव की तलाश अभी एनडीआरएफ की टीम कर रही है और फिलहाल 2 शव बरामद हो गए हैं। बड़ा ही दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने के लिए ये तीनों शख्स गए और डूबकर इनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जल्द घोषणा हो सकती है। 20 मई से पहले नाम का ऐलान संभव है। ब्राह्मण और दलित चेहरों पर पार्टी की तरफ से मंथन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई दिग्गज नेता शामिल हैं और अभी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 20 मई से पहले नाम का भी ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अब जल शक्ति मंत्री हैं और चूंकि बीजेपी की ये रही है कि एक पद पर एक व्यक्ति, ऐसी धारणा के साथ बीजेपी की पार्टी रही है और ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी है। पार्टी में मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि 20 मई से पहले नाम का ऐलान संभव है। ब्राह्मण और दलित चेहरों पर मंथन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई दिग्गज नेता हैं जो कि ब्राह्मण और दलित चेहरा हैं, लोगों के बीच प्रचलित हैं और ऐसे ही किसी नेता का नाम चुनने के लिए मंथन बीजेपी में चल रहा है।
वहीं हमीरपुर जिले में इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। महिला जिला अस्पताल के लेबर रूम में शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने 24 घंटे में अपर निदेशक स्वास्थ्य चित्रकूट से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर पूनम सचान और डॉक्टर अंशु मिश्रा ने एक दूसरे पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दिया कि लेबर रूम में 2 महिला डॉक्टर आपस में झगड़ा कर रही हैं। हमीरपुर में इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ। इस खबर को जब प्रमुखता से इंडिया वॉइस ने दिखाया तो इस वीडियो पर संज्ञान लिया गया। डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया और 24 घंटे में ही अपर निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य चित्रकूट से रिपोर्ट मांगी गई है। महिला जिला अस्पताल के लेबर रूम का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर 2 महिलाएं आपस में लड़ती झगड़ती नजर आ रही हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले को लेकर के और सख्त एक्शन की बात कही है। हमीरपुर से ये खबर है जिसके बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं। इसके पहले भी इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, आवाज उठाई कि लेबर रूम में इस तरीके की हरकत महिलाएं करती हुई नजर आई हैं, लड़ते झगड़ते नजर आई हैं। जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो 24 घंटे के अंदर ही डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया और एक्शन लेने की बात कही। बागपत में स्कूल बस की चपेट में आकर 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चांदीनगर थाना क्षेत्र के चनमरावल रोड पर प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को लेने पहुंची। इसी दौरान बस चालक जब बस को पीछे कर रहा था तो बच्ची बस के नीचे आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और हंगामा करते हुए आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सब बच्चा स्कूल लेकर आए ये गाड़ी वाले और थोड़ी देर में 5-10 मिनट को पता गया कि स्कूल में बच्चा मार दिया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई। बस से भागे आए, देखा तो ये हादसा पड़ा है, ये तुम्हारे सामने देख लो, ये तुम्हारे सामने पड़ा है स्कूल में। तो आपका क्या क्या चाहते हो आप इस टाइम वक्त? क्या हम ये चाहते हैं कि जिसने ऐसा काम किया उसे दंड मिलना चाहिए बहुत बड़ा। ये बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है तो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इसमें घोर लापरवाही की गई। लापरवाही से ये एक तरह से हत्या का मामला लगता है। तो इसमें हमने बात की है उच्च अधिकारियों से और आश्वासन मिला है कि डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब भी आ रहे हैं। तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और दोषी को सज़ा मिलेगी। स्कूल प्रशासन पर भी सख्त कार्रवाई है। ये खबर है जहां पर एक छोटी बच्ची बस की चपेट में आ गई और मासूम की मौत हो गई है और अब परिजनों ने हंगामा भी किया और कार्रवाई की बात भी की है। लेकिन देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइवर की कहीं ना कहीं इसमें गलती देखी जा रही है। जब ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर किया तो पीछे एक छोटी मासूम बच्ची खड़ी थी जो कि बस की चपेट में आ गई है। परिजनों ने घटनास्थल पर हंगामा किया। अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है उस ड्राइवर पर, क्योंकि ड्राइवर की ही गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया। एक मासूम ने अपनी ज़िंदगी खो दी और इसको लेकर के अब पुलिस का भी ये कहना है कि जांच कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। ये बड़ी लापरवाही है उस ड्राइवर की जिसने आगे पीछे कुछ देखा नहीं और बस बच्ची के ऊपर चढ़ा दिया। और परिजन लगातार हंगामा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी ड्राइवर है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस का भी ये कहना है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर घटना को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने घटना को शर्मसार बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल जनता को धोखा दे रही है और वो जनता की समस्या को हल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मदद करने के लिए सपा कार्यकर्ता हमेशा खड़े रहेंगे और जहां भी इस तरह की घटना होगी वहां पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जितने भी दोषी लोग हैं
उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी वहां सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा और आंकड़ों को सामने रख करके कहा, आज भी अगर हम आंकड़े देखें देश के, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान आप नेता संजय सिंह ललितपुर कांड पर सियासत करते दिखे। उन्होंने घटना को राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि पार्टी चंदौली और ललितपुर कांड को विरोध में 7 मई को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। रात में आप किसी के घर में घुस के वहां बेटियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उस मारपीट में एक बेटी की मौत हो जाती है। पटना में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वो 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण से पदयात्रा करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 3000 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान वो लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और लोग जैसा चाहेंगे वैसी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बिहार आज 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। इस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूं, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सीएम के निर्देश पर मंत्री राकेश सचान, रविंद्रनाथ जायसवाल और अनूप प्रधान वाल्मीकि मंडलीय दौर पर हैं। इस दौरान तीनों मंत्रियों ने गोंडा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही पीएचसी और जिला महिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्रियों ने निर्माण कार्य में लगे स्टाफ से निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। बता दें ये मेडिकल कॉलेज 282 करोड़ की लागत से बन रहा है। 18 महीनों में हैदराबाद की कंपनी वेंसा स्ट्रक्चर को मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य पूरा करना है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर पुलिस ने 15 दिन पहले 1.5 महीने की बच्ची को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने बच्ची को खरीदने वाले दंपत्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। नाना ने बच्ची का अगवा करके उसे बिहार में रहने वाली अपनी प्रेमिका को 20,000 रुपए में बेच दिया था। पुलिस ने नाना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब बच्ची को भी बरामद कर लिया है। में 19 अप्रैल को एक अक्सा नाम की 1 महीने की बच्ची का अपहरण हुआ था। 5 बच्चों के साथ में मदर फादर सो रहे थे। उसके नाना ने ही एक बच्ची को अपने अंतरंग प्रेमिका खुशबू को दिया था। बदले में पैसे लेने की ही बात आई। 10,000 ले लिया था, 40,000 बकाया था। पुलिस ने लड़की के नाना को पहले गिरफ्तार करके भेज दिया है। बच्चे को जो रखे थे एक कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, मुरादाबाद से छिप करके रह रहे थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को सकुशल बरामद करके उनके माता पिता को। गाजियाबाद के लोनी भोपुरा रोड पर कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। तो गाजियाबाद से ये तस्वीर जहां अचानक से ही आग लग गई कार में।
हालांकि राहत की बात रही कि ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचा ली, लेकिन ये तस्वीर देखिए, कार किस तरीके से धू धू करके जल रही है। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का भी माहौल देखा गया। अभी तक हालांकि फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग किस कारण से कार में लगी, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें देख सकते हैं कि कार धू धू करके जल रही है। लेकिन राहत की बात है कि ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली है, तो जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार जलकर खाक हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालाबों और सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को कब्जा मुक्त कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज अमरोहा में बिजनौर मार्ग स्थित पनवाड़ी तालाब पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंची, जिसका मोहल्ले के लोगों ने विरोध करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और डीएम से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने अमरोहा प्रशासन पर एक समुदाय के लोगों पर कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। ये मामला ये है, आज इतने 30 साल से 40 साल से हम ले रहे हैं, ताजा जमीनें थी। आज वहाँ आन के सीधा कह दिया गवर्नमेंट ने कि तालाब है और ये सब ढाए जाएंगे। कहाँ की बात क्यों है? ये बिजनौर रोड पे जो तालाब है, पनवाड़ी तालाब। जी, पनवाड़ी तालाब के तो उसमें क्या आपकी क्या मांग है? प्रशासन क्या करे? अरे प्रशासन ये करे कि हम उसमें तालाब में इतने टाइम से रह रहे हैं, आज तक कोई परेशानी। हमें आज वो जुतासा जमीन थी, हमारे होश में खेती जमीन थी और हमें तहसील ने पक्की रजिस्ट्री करी। किस आधार पर रजिस्ट्री की जा रही है? फिर उसकी किसकी कितने साल पहले रजिस्ट्री हुई थी आपकी? लगभग 30 साल की पुरानी रजिस्ट्री है लोगों की। बात यह है कि हमें पहले तो हमने घर खरीदा, जगह रजिस्ट्री वाली पक्की है, तो हमें कहा कि नहीं दी 2.5 लाख रुपए जब आवे थे, तो वो 2.5 लाख का कॉलोनी की पैसा जब आवे थे जो पनवाड़ी तालाब ये बता रहे हैं, तो कॉलोनी की भी घर बने? कितने घर? 17-18 घर कॉलोनी पे कॉलोनी के, तो क्यों दिया 2.5 लाख रुपए? जब मैं आई थी तो यहाँ पर पट जमीन थी, कोई पानी वानी कुछ नहीं था, डेली अप डाउन करती थी। पानी नहीं था इस जगह, मतलब भराव था। तो हमने आके इसमें मालूम किया कि क्या क्या मैटर है कि ये किसी तरह की विवादित जमीन नहीं है। तब हमने तहसील से जानकारी, लेखपाल से लिया, एसडीएम साहब से, सबसे हमने जानकारी दी। सबने ये कहा कि ये खेतीहर भूमि है, इसमें कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। इसके बाद हमने बैनामा कराया। बैनामा के बाद बाकायदा उससे ही तहसील से हमारी दाखिल खारिज हुई। आज हम पे ये नोटिस आज ये रखी जा रही है बात कि तुम्हारा मकान जो है तालाब में आ रहा। तो तालाब से क्या मतलब है जब तहसील से रजिस्ट्री हुई। ग्रेटर नोएडा के दादरी में जल्द युवाओं के लिए स्टेडियम बनेगा। आज दादरी विधायक तेजपाल नागर ने स्टेडियम की जमीन का शिलान्यास किया। बता दें ये स्टेडियम 85 लाख रुपए की कीमत से बनेगा। दादरी विधानसभा में फिलहाल कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। इस स्टेडियम के बनने से आसपास के गांव के युवाओं को काफी फायदा होगा और वो बढ़ चढ़ करके खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। तो दादरी में अब युवाओं के लिए स्टेडियम बनेगा और कोई भी स्टेडियम नहीं है इस पूरे इलाके में, और ऐसे में जब ये स्टेडियम बनकर के तैयार होगा तो युवाओं के लिए ये राहत की बात भी है और खुशी की बात भी है कि अब युवा तरह तरह के खेलों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। दादरी विधायक ने स्टेडियम का शिलान्यास किया। 85 लाख रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनेगा। जो आज स्टेडियम को यहाँ जगह दी है, जिस पर कुछ लोग विवाद पैदा कर रहे थे, इस ज़मीन को हड़पना चाहते थे, उस ज़मीन दी है, आज शिलान्यास करवाया है, यहाँ स्टेडियम बनेगा। इससे यहाँ के बच्चों को और आसपास के बच्चों को खेलने के लिए एक जगह मिलेगी, जो खेलना बहुत ज़रूरी है। इसमें 85 लाख रुपए की लागत, 85 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं। स्टेडियम बनेगा, इसमें पैसे की कमी पड़ेगी, पैसा आगे और मंजूर करा दूंगा। मैं चाहता हूँ 24 बीघे ज़मीन है, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा स्टेडियम। रोहतास जिले के लखनपुरा गांव में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवती लखनपुरा गांव में एक शादी समारोह में खाना बनाने गई थी। युवती ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया, जिसकी सूचना किसी ने युवक के परिवार वालों को दे दी, जिसके बाद युवक के परिवार वालों ने युवती के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण युवती के साथ खड़े हो गए। जब युवक ने युवती के साथ शादी की बात स्वीकारी तो गांव वालों ने चंदा मिलाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवा दी।
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में आने की अपील की। उन्होंने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से कहा कि वो लोग चारधाम यात्रा पर जरूर आएं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो रही है और ज्यादा से ज्यादा भक्त उत्तराखंड पहुंचकर बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करें। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। अभी कपाट खुलने ही वाले हैं कल। मैं पूरे संसार को, मैं कहूँगा कि हर एक भारतीय को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए, अपनी आस्था, धर्म और जो पूरा धरोहर है सांस्कृतिक और सभ्यता और धर्म का जो हमारा गढ़ है उत्तराखंड, यहाँ आकर आप चारधाम यात्रा का लुत्फ उठाइए। और हम सब हर एक उत्तराखंडी आपका स्वागत करते हैं और बहुत खुश होंगे आप आइए। और इसके अलावा आप टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, और कितना सुंदर है उत्तराखंड, आप आके। उत्तराखंड राज्य समेत देश के कई राज्य इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि खपत के अनुपात में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके बावजूद पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में बिजली संकट से उभरने के लिए उत्तराखंड ऊर्जा विभाग वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देने की कवायद में जुट गया है। बिजली समस्या पर बोलते हुए ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए अनुमति दे दी है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने सौर ऊर्जा पर काम करने की इच्छा जताई है, जिसके तहत वो बंजर पड़े जमीन, कैनाल और जलाशयों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के हमने अभी हाल ही में 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम को हमने अलो कर दिया है सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए। दूसरा, एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था कि हम सौर ऊर्जा पर उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। उसमें रूफटॉप सोलर से लेकर बंजर पड़ी हुई लैंड, तो उसमें एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन करना चाह रहे हैं। वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में कराया जाएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।